हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 9 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 8 केंद्र राज्य संबंध असममित संवाद के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 8 केंद्र राज्य संबंध असममित संवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश जहां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सत्ता का बंटवारा कैसे होता होगा? तो क्या राज्यों के पास भी उतनी ताकत है जितनी केंद्र सरकार के पास है, और क्या कुछ राज्यों को बाकी राज्यों से अलग विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा असममित संवाद के बारे में। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारत का संविधान एक संघीय ढांचा प्रदान करता है, लेकिन इसमें एकात्मक झुकाव भी है। तो जो भारत का संविधान है वो एक संघीय ढांचा देता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर देता है, लेकिन इसमें एकात्मक झुकाव यानी कि यूनिटरी बाइस भी है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की अनुसूची 7 में किया गया है। तो जो हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उद्देश्य देश की एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। तो जो ये बंटवारा किया गया है इसका मकसद यही है कि देश की एकता बनाए रखना और साथ ही राज्यों की विविधताओं का सम्मान करना। तो भारत को समझने के लिए इसे एक बड़े परिवार से तुलना कर सकते हैं। घर में पिता यानी कि केंद्र सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बच्चों यानी जो राज्य होते हैं उनकी अपनी स्वतंत्रता भी बनी रहती है। तो यही थे हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में संघीय संरचना था, भारत में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो भारत की संघीय संरचना उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उन संघीय संरचना की विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संविधान ने कानून बनाने की शक्तियां 3 सूचियों में बांटी है। फर्स्ट हमारी केंद्रीय सूची, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि आते हैं। सेकंड हमारी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस, कृषि, स्थानीय प्रशासन आदि आती है। थर्ड हमारी समवर्ती सूची आती है, जिसमें शिक्षा, बिजली, जंगल आदि आती है। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे तो केंद्र का कानून ही उस पर मान्य होगा। सेकंड हमारा आता है लिखित संविधान, अधिकार और शक्ति स्पष्ट, तो सभी अधिकार और शक्ति स्पष्ट रूप से लिखी गई है। थर्ड जो हमारे आता है विशेषता वो आती है स्वतंत्र न्यायपालिका, विवाद निपटाने के लिए। तो यदि केंद्र और राज्य में विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करता है। फोर्थ आता है द्विसदनीय संसद, राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ताकि उनकी जो आवाज है वो संसद तक पहुंचे। लेकिन भारत को संघीय संरचना पारंपरिक नहीं बल्कि अर्ध संघीय है, क्योंकि केंद्र के पास आपातकालीन स्थितियों में अधिक शक्ति है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो भारत की संघीय संरचना है वो पारंपरिक नहीं है बल्कि अधिसंघीय या क्वेसी फेडरल है, क्योंकि आपातकाल जैसी परिस्थितियों में जो केंद्र है उसके पास अधिक शक्ति हो जाती है, वो अधिक शक्तिशाली बन जाता है। तो यही थी हमारी भारत में संघीय संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है केंद्र राज्य संबंध। तो अब हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध 3 मुख्य श्रेणियों में बांटे गए हैं। तो जो भारत में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है वो 3 स्तरों पर बटे हुए हैं। फर्स्ट हमारा विधायी संबंध आता है, जिसमें केंद्र सूची, रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आते हैं, या फिर परमाणु ऊर्जा हो गई। फोर्थ हमारा आता है राज्य सूची, जिसमें पुलिस, कृषि, स्थानीय प्रशासन या सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया। थर्ड आता है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, बिजली, वन
या फिर अगर इनमें विवाद हो जाए तो विवाद होने पर केंद्र का कानूनी प्रभावी होता है। तो ये तो हमारे विधायी संबंध हो गई। सेकंड जो आता है वो हमारी प्रशासनिक संबंध होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं प्रशासनिक संबंध में राज्य सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र प्रशासन करते हैं, लेकिन केंद्र उन्हें निर्देश दे सकता है। जो सामान्य स्थिति है उसमें राज्य स्वतंत्र रूप से प्रशासन चलाते हैं, लेकिन संविधान राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो राज्यपाल के माध्यम से राज्य को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण रख सकते हैं। तो अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा होगा तो जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन उसमें लागू हो सकता है। तो यही था प्रशासनिक संबंध। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है वित्तीय संबंध, जिसमें कर वसूली और राजस्व का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच। तो जो कर और राजस्व का बंटवारा होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। इसमें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसाधनों का वितरण। इसके लिए ये हर जो 5 साल है उसमें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन कमीशन बनता है, जो कि तय करता है कि केंद्र से राज्य को कितना हिस्सा दिया जाए। तो इसे ऐसे समझिए जैसे परिवार में घर का बजट बंटता है, पिता केंद्र कमाई करता है और जो जरूरत के हिसाब से वो बच्चों में अर्थात राज्यों में बांट दिया जाता है। तो यही था हमारा वित्तीय संबंध। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो हमारा आता है असममित संवाद। तो अब हम असममित संवाद को समझ लेते हैं। असममित संवाद आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले अर्थ देखेंगे, सभी राज्यों के साथ समान शक्तियां और अधिकार न होना, बल्कि कुछ राज्यों को विशेष अधिकार देना। तो अब सबसे रोचक हिस्सा असममित संवाद के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि सभी राज्यों के अधिकार और शक्ति समान नहीं होती, बल्कि जो कुछ राज्य होते हैं उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 अब निरस्त। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले जो जम्मू कश्मीर था जो कि अनुच्छेद 370 के तहत उसमें पहले इस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। सेकंड आपका आता है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 है, अनुच्छेद 371 जे, जो कि यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए विशेष प्रावधान इसको दिए गए थे। इनका उद्देश्य देख लेते हैं, भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं का सम्मान। इससे क्षेत्रीय असंतोष कम करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो जो ये विशेष प्रावधान दिए गए इनका मकसद यही था कि क्षेत्रीय असंतोष कम हो, स्थानीय परंपरा और संस्कृति की रक्षा हो और साथ ही राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सके। तो यही था हमारा असममित संवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम एक निष्कर्ष से देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। तो स्टूडेंट जो भारत का संघीय ढांचा है वो बहुत ही लचीला और अनोखा है। यह न सिर्फ देश की एकता बनाए रखता है बल्कि अलग अलग राज्यों की विविधताओं का भी सम्मान करता है। केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, और केंद्र और राज्यों का जो सामंजस्य है वही लोकतंत्र की असली ताकत है। साथ ही असममित संवाद देश की विविधताओं को संतुलित रखने का एक साधन है, और जो हमारा असममित संवाद है वो इस विविधता को संतुलित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी जो भारत का लोकतंत्र है वो कहता है कि एकता में ही शक्ति है, लेकिन विविधता में ही पहचान है। तो यही हमारा भारत का लोकतंत्र कहता है। तो ये था आपका एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 8 है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट 3 का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 9 आता है। तो यूनिट 3 के चैप्टर नंबर 9 में हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए, अगर गांव का हर व्यक्ति अपनी समस्या और विकास योजनाएं सीधे तय कर सके तो क्या ही होगा। तो यह सपना था पंचायती राज प्रणाली का, जिसे लोकतंत्र को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए बनाया गया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पंचायती राज की अवधारणा, उसका ऐतिहासिक विकास, 73वां संविधान संशोधन और पेशा कानून और उसका महत्व। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देखें। परिचय में हम देखेंगे पंचायती राज का मतलब है गांव स्तर पर लोकतांत्रिक शासन। यह ग्राम सभा के सिद्धांत पर आधारित है, जहां लोग सीधे अपने विकास, समस्या और योजनाओं पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं। तो जो पंचायती राज है उसका अर्थ यही है कि ग्राम स्तर पर किया जाने वाला लोकतांत्रिक शासन, और यह ग्राम सभा के सिद्धांत पर आधारित होता है, जहां लोग सीधे बैठकर अपनी समस्याओं और विकास योजनाओं पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। इसका उद्देश्य है प्रशासन को जनता के करीब लाना और विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रशासन को जनता के करीब लाया जाए, विकास में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जाए। तो यह भारत के संविधान की
11वीं अनुसूची के तहत एक संवैधानिक संस्था है। तो जो पंचायती राज है उसको संविधान की 11वीं अनुसूची में एक संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है। आप सोचिए, हर गांव की अगर गांव की सड़क टूटी हो या पानी की टंकी खराब हो तो गांव वाले सीधे पंचायत में जाकर उसकी मरम्मत का निर्णय ले सकते हैं, और यही है असली लोकतंत्र। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके कुछ मुख्य बिंदु भी है जो कि हम देख लेते हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन आता है, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और संसाधनों का सही उपयोग आता है, साथ ही जनता की सीधी भागीदारी आती है। तो ये हमारे कुछ मुख्य बिंदु हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ऐतिहासिक विकास को लेकर आता है। तो अब हम ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक विकास में हम देखेंगे प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। ये गांव के प्रशासन, न्याय और विकास के लिए जिम्मेदार थी। तो जो भारत में पंचायती राज है उसकी जड़ें बहुत ही गहरी मानी जाती है। तो प्राचीन भारत में जो ग्राम पंचायत थी वे गांव की प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था संभालती थी, और साथ ही ब्रिटिश काल में पंचायती व्यवस्था कमजोर हुई, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लॉर्ड रिपन जी है। तो ब्रिटिश काल में जो ये व्यवस्था थी इसको कमजोर किया गया, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रख दी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कई प्रयास हुए। तो आजादी के बाद जो स्वतंत्र भारत था उसमें इसे मजबूत करने के कई प्रयास किए गए, जिसमें हमारा सबसे पहले कुछ समितियां बनाई गई थी, जिसमें हमारी पहली समिति आती है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनाई गई थी। 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की। सेकंड जो हमारी समिति बनाई गई थी वो थी अशोक मेहता समिति 1977। 2 स्तरीय प्रणाली, जिला स्तर पर ज्यादा अधिकार। तो जो अशोक मेहता समिति थी इसने 2 स्तरीय प्रणाली और जिला स्तर को अधिक अधिकार देने की बात कही। साथ ही 1980 और 1986 में भी कई समितियों ने इसे संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की। जो हमारा 1986 का समय था उसमें भी कई समितियां ऐसी थी जिन्होंने इसे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करी। तो यही थे हमारी प्रमुख समितियां। इसके बाद हमारे कुछ मुख्य बिंदु भी आते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहला आता है प्राचीन काल मजबूत ग्राम पंचायतें थी, लेकिन जो ब्रिटिश काल था उसमें कमजोर हुई, लेकिन जो आधुनिक स्थानीय स्वशासन थे उसकी शुरुआत हुई। साथ ही स्वतंत्र भारत में समिति और सुधारों से संवैधानिक दर्जे की शुरुआत की। यानी जो प्राचीन भारत है उसमें पंचायतें मजबूत थी और ब्रिटिश काल में कमजोर हुई, और स्वतंत्र भारत में इन्हें फिर से जीवन मिला। तो यही था हमारा पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इसके बाद जो हमारा आता है ये ऐतिहासिक विकास था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो जो हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसको हम समझ लेते हैं। लागू देख लेते हैं 24 अप्रैल 1993। उद्देश्य था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना। तो स्टूडेंट, पंचायती राज को असली मजबूती 73वें संविधान संशोधन 1992 से मिली थी, जो कि आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला था त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत गांव, पंचायत समिति ब्लॉक और जिला परिषद जिला। तो 3 स्तरीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसमें जो ग्राम पंचायत होती है वे गांव स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर रखी गई। सेकंड हमारा आता है ग्राम सभा, गांव के सभी मतदाताओं की सभा, निर्णय लेने की मुख्य मंच। तो गांव के सभी मतदाताओं की सभा जो कि निर्णय लेने का मुख्य मंच था उसको ग्राम सभा रखा गया। थर्ड आता है सीटों का आरक्षण, SC ST और महिलाओं 1/3 के लिए आरक्षित। तो जो SC और ST महिलाएं थी कम से कम 1/3 के लिए आरक्षित थी। फोर्थ आता है 5 साल का कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल 5 साल, समय से ही पहले भंग होने पर 6 महीने में चुनाव। अगर जो पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्ष रखा गया, यदि समय से पहले भंग हो तो उसे 6 महीने में चुनाव उसमें आवश्यक रखा गया। फिफ्थ हमारा जो आता है वो हमारा आता है राज्य वित्त आयोग, जिसमें पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा और सिफारिश, अर्थात जो पंचायतों के वित्तीय संसाधन और उसकी समीक्षा और सुझाव है वो उसको देता है। सिक्स्थ आता है राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत चुनाव कराना। तो जो पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई। सेवंथ आता है 11वीं अनुसूचित पंचायत को सौंपे गए 29 विषय, जैसे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल आपूर्ति आदि। तो पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए, जैसे कि कृषि, सिंचाई हो गई, जल आपूर्ति हो गई, ये सभी पंचायत को विषय सौंपे गए।
तो आप मान के चलिए, अब गांव की सड़क बनाने से लेकर स्कूल तक पंचायत तय करती है कि पैसा कहाँ खर्च होगा। तो यही था हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पेशा का महत्व। तो अब हम पेशा कानून का महत्व देख लेते हैं। जो हमारा पेशा कानून है उसका महत्व क्या है, तो पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996। तो पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 ये विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। उद्देश्य इसका था अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं और जनजातीय अधिकारों की रक्षा। इसके कुछ मुख्य प्रावधान है या कुछ मुख्य विशेषताएं भी आप कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है ग्राम सभा को भूमि जल वन संसाधनों पर नियंत्रण। तो ग्राम सभा को अधिकार होगा कि वो भूमि जल और वन संसाधनों पर नियंत्रण कर सके। सेकंड आता है स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार प्रशासन। तो जो हमारे स्थानीय रीति रिवाज है उनके अनुसार शासन, अर्थात जो आदिवासी परंपरा और संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना। थर्ड आता है खनन, भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं में ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक। तो जो भी खनन और भूमि अधिग्रहण था उसमें ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। फोर्थ आता है जनजातीय संस्कृति, भाषा और जीवन शैली की सुरक्षा। जो जनजातीय जीवन है, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा है वो सभी इसकी विशेषताओं में आता है। यानी कि जो पेशा था उसने आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया। मान लीजिएगा आप यदि किसी गांव में खनन कंपनी आकर काम शुरू करना चाहती है तो वहां की जो ग्राम सभा तय करेगी कि उसे अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। तो यही था हमारा पेशा का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटे से निष्कर्ष को लेकर आता है। तो अब हम एक निष्कर्ष से देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे पंचायती राज भारत के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करता है। तो स्टूडेंट, जो पंचायती राज है उसने लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाया और आम आदमी को निर्णय लेने की शक्ति दी। यह ग्रामीण लोगों को निर्णय लेने की शक्ति देता है। 73वें संशोधन और पेशा अधिनियम ने इसे संवैधानिक मजबूती और सांस्कृतिक संवेदनशीलता दी। तो जो हमारा 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसने इसे संवैधानिक दर्जा दिया। और जो पेशा जैसे कानून है उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखता। तो जो पंचायती राज है उसने यह साबित किया कि लोकतंत्र की जो असली ताकत है वो जनता के हाथों में है। यानी लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली या राज्य की राजधानी तक सीमित ही नहीं है, बल्कि हर गांव की चौपाल तक फैला हुआ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 3 का ही आता है, चैप्टर नंबर 10। तो जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 10 रहता है, जिसमें नगर पालिका व नगर निगम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने अक्सर अपने शहरों में देखा है कि सड़क टूटी हुई है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, पानी की सप्लाई बंद है, और ऐसे में हम कहते हैं नगर निगम क्या कर रहा है। तो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नगर पालिका और नगर निगम वास्तव में कैसे काम करते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भारत की शहरी स्थानीय निकायों की संरचना, उनका स्थान, संवैधानिक दर्जा और जो भी भविष्य है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे नगर पालिका और नगर निगम भारत के शहरी स्थानीय शासन की प्रमुख इकाइयां है। इनका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्थानीय विकास कार्य कराना है। तो नगर पालिका और नगर निगम है वे भारत की शहरी स्थानीय सरकार अर्थात अर्बन लोकल गवर्नमेंट की प्रमुख इकाइयां है। और इनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्थानीय विकास कार्य करना और लोकतंत्र को शहरों तक मजबूत बनाना। ये निकाय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनते हैं और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो ये जो संस्थाएं होती है वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से ही बनती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो अब हम नगर निगम या नगर पालिका का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। तो भारत में नगर निकायों की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में हुई। तो जो भारत में नगर निकायों का इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। 1687 में मद्रास चेन्नई में पहला नगर निगम बना। इसके बाद बॉम्बे, मुंबई और कलकत्ता कोलकाता में भी नगर निगम स्थापित हुए। तो जो सबसे पहला नगर निगम बना वो 1687 में मद्रास चेन्नई में बना था। उसके बाद मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता, कलकत्ता जैसे क्षेत्रों में भी नगर निगम स्थापित किए गए। प्रारंभिक समय में इनका उद्देश्य केवल राजस्व वसूली और व्यापारिक हितों की रक्षा था, लेकिन बाद में नागरिक सहभागिता और चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हुई। तो जो हमारा शुरुआती समय था उसमें इनका उद्देश्य केवल राजस्व वसूली और व्यापारिक हितों की रक्षा था, लेकिन धीरे धीरे में इनमें नागरिक सहभागिता और चुनावी प्रक्रिया भी शामिल हुई।
तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि शहर साफ सुथरे रहे ताकि व्यापार अच्छे से हो सके, लेकिन आज जो नगर निगम है उसका काम सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि आम नागरिक की सुविधा भी है। तो यही था हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नगर निगम या नगर पालिका का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्र भारत का परिप्रेक्ष्य। तो इसमें हम देखेंगे आज़ादी के बाद नगर निकायों को नागरिक कल्याण और शहरी विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। तो जो आज़ादी के बाद नगर निकाय थे उनको शहरी विकास और नागरिक कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। राज्यों ने अपने अपने कानून बनाकर इन्हें कानूनी दर्जा दिया। इन निकायों के कार्यों में जल आपूर्ति, सफाई, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं शामिल है। तो जो राज्य थे उन्होंने अपने अपने कानून बनाए और इन्हें कानूनी दर्जा दिया। अब जो इनके काम है उनमें शामिल है पानी की आपूर्ति, सफाई, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो सुविधाएं हैं सभी इनके आज के काम में शामिल है। तो यही था हमारा स्वतंत्र भारत का परिप्रेक्ष्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संवैधानिक प्रावधान के लिए प्रयास। तो अब हम संवैधानिक प्रावधान के लिए प्रयास देख लेते हैं। तो शुरुआत में नगर निकायों को संविधान में स्पष्ट स्थान नहीं मिला था। तो जब स्टार्टिंग में प्रारंभिक में जो नगर निकाय थे उनका संविधान में कोई स्पष्ट स्थान नहीं था। 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया लेकिन यह पास नहीं हो सका। तो इससे के संबंध में 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था लेकिन यह जो बिल था ये पास नहीं हो सका। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ जिसने नगर निगम को संवैधानिक मान्यता दी। तो जो एंड में जो 1992 में 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उसने नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता दी थी। तो यही थे हमारे संवैधानिक प्रावधान के लिए प्रयास नगर निगम और नगर पालिका के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संवैधानिक प्रावधान। तो अब हम संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं नगर निगम और नगर पालिका को लेकर क्या क्या संवैधानिक प्रावधान रहे हैं। तो इसमें जो प्रावधान रहे हैं वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत रहे हैं। तो जो 74 संविधान संशोधन है उसके तहत संविधान के भाग 9 थे अनुच्छेद 243 बी से अनुच्छेद 243 जेड जी जोड़ा गया। तो जो संविधान का भाग 9 है उसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें 3 प्रकार के नगर निकाय तय किए गए। फर्स्ट हमारे आए नगर पंचायत, सेकंड नगर परिषद, थर्ड नगर निगम। तो जो नगर पंचायत होते थे वे छोटे कस्बों के लिए होते थे, जो नगर परिषद होते थे वे मध्यम आकार के शहरों के लिए होते थे और जो नगर निगम होते थे वे बड़े शहरों के लिए होते थे। तो नियमित चुनाव हर 5 वर्ष में हो गए, इनमें हर 5 साल में नियमित चुनाव हो गए। निकायों को वित्तीय, प्रशासनिक और योजना संबंधी अधिकार दे गए। तो जो नगर निकाय थे उनको वित्तीय, प्रशासनिक और योजना संबंधी अधिकार भी दिए गए। तो यही था हमारा संवैधानिक प्रावधान नगर निकाय और नगर पालिका को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नगरीय निकायों का गठन। तो राज्य सरकारें जनसंख्या, आय, क्षेत्रफल आदि मानकों के आधार पर तय करती है कि किसी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम बनेगा। तो जो राज्य सरकारें होते हैं वे सभी जनसंख्या और क्षेत्रफल जैसे मानकों के आधार पर तय करती है कि किस इलाके में नगर पंचायत बनेगा, किस इलाके में नगर परिषद बनेगा या किस इलाके में नगर निगम बनेगा। तो प्रत्येक निकाय में निर्वाचित पार्षद और एक अध्यक्ष महापौर होता है। तो जो हर निकाय होता है उसमें एक निर्वाचित पार्षद और एक अध्यक्ष या महापौर भी होता है। तो यही था हमारा नगरीय निकायों का गठन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नगरीय निकायों में आरक्षण। तो जो हमारे नगरीय निकाय है उसमें कुछ आरक्षण भी दिए गए हैं तो उनको देख लेते हैं। तो नगर निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होती है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% सीट आरक्षित की जाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो जो नगर निकाय है उसमें अनुसूचित जाति, SC, ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित की गई है। साथ ही जो महिला है उनके लिए 33% सीट आरक्षित की गई है। और इन सभी का उद्देश्य यही है कि समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों की जो राजनीतिक भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा सके। तो यही था हमारा नगर निकायों में आरक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नगरीय शासन की समस्याएं। तो जो नगर निकाय है उसमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि वित्तीय संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी, योग्य मानव संसाधनों की कमी, तेजी से बढ़ती शहरी आबादी और अव्यवस्थित शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और अव्यवस्थित शहरीकरण, योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी। तो ये सभी नगरीय शासन की समस्या है। आप सोचिए अगर एक शहर की जनसंख्या हर 5 साल में दोगुनी हो जाए तो
लेकिन नगर निगम का जो बजट है वो उतना ही रहे, तो जो समस्या है वे क्यों नहीं बढ़ेगी। तो यही थी हमारी नगरीय शासन की समस्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दिल्ली नगर निगम पर अधिकार विवाद। तो जो हमारा दिल्ली नगर निगम पे है उस पर अधिकार विवाद क्या रहा है उसको देख लेते हैं। तो दिल्ली एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश है जहां दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका है। तो दिल्ली एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका होती है। एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारों को लेकर दोनों के बीच विवाद होते रहते हैं, खासकर प्रशासनिक नियंत्रण, नियुक्ति और वित्तीय मामले में। तो जो एमसीडी के अधिकार है उसको लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं, विशेषकर आपके प्रशासनिक नियंत्रण, नियुक्तियों और वित्तीय मामलों में। तो यही था दिल्ली नगर निगम पर अधिकार विवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है केंद्र सरकार के वर्तमान प्रयास। तो जो शहरी निकाय के विकास के लिए केंद्र सरकार कई योजना चला रही है। तो शहरी निकाय को मजबूत करने के लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने कई योजना चलाई है, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको AMRUT भी कहते हैं, स्वच्छ भारत मिशन जो कि एक कदम स्वच्छता की ओर है, डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस की पहले। तो जो हमारा ये सभी जो मिशन है ये सभी शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजना चलाई गई है। तो यही तक केंद्र सरकार के वर्तमान प्रयास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम इस चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे नगर पालिका और नगर निगम लोकतंत्र की जड़ों को स्थानीय स्तर पर मजबूती देते हैं। इनके सफल संचालन के लिए वित्तीय स्वायत्ता, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता आवश्यक है। तो जो स्टूडेंट जो नगर पालिका और नगर निगम है वे लोकतंत्र की जड़ों को शहरों तक मजबूत करते हैं, लेकिन इनकी सफलता के लिए जरूरी है वित्तीय स्वायत्ता, पारदर्शिता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए। जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार है उन दोनों को ही मिलकर इन संस्थाओं को सशक्त बनाना चाहिए, क्योंकि अगर शहर अच्छे से चलेंगे तो तभी भारत का लोकतंत्र और विकास मजबूत बनेगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे टोटल 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थी आपकी थर्ड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम संवैधानिक प्रावधान और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 का वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।